एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, दैट इज KTG, इसे शॉर्ट में भी कहते हैं। और ये इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ऊपर आपको आई बटन यहाँ पे कॉर्नर पे मिल रही होगी, तो यहाँ पर से क्लिक करके आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का पूरा वीडियोस वॉच कर सकते हो फिर, ठीक है। और अपना फिजिक्स 2 का भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो उन्हें भी जाओ देखो, ठीक है। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। शेयर सब्सक्राइब करना इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर जरूर कीजिए जिससे सबका फायदा हो। आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो या फिर मेल कर दो, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सारी की सारी नोट्स हैंड रिटन होंगी और ये नोट्स आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो। जितने भी नोट्स है यहाँ पे, सारी की सारी नोट्स आप एग्जैक्टली आंसर अगर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बस कुछ कुछ जो नोट्स है मैंने टू द पॉइंट बनाई है एकदम, जिससे कि आप लोग को एकदम याद रहे, ठीक है। जैसे कुछ थियरीज है तो उनका मैंने टू द पॉइंट एकदम ऐसा नोट्स क्रिएट किया है और वीडियोस में उन्हें समझाया है, ठीक है। सो आप लोग को उन सारी चीजों को समझ के एक कंसेप्ट क्रिएट करना है अपने ब्रेन में, और वही चीज बोर्ड एग्जाम में लिखनी है और ये नोट्स यूज करना है, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक ही बात होती है फिलहाल। PV = nRT को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर नंबर ऑफ मोल्स कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी जो कि इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी 11th से। और 12th में जो नई नई चीजें थी वो सारी चीजें हमने अच्छे से बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस जो गैस है और रियल गैस है, इसमें डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें पता है कि PV = nRT ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, फिर ये कांस्टेंट है जो अपना गैसियस कांस्टेंट, और टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सारे से कंबाइन होके अपना गैस का इक्वेशन बनता है। और यही जो प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो सारी चीजें फैक्टर्स हैं, इसी फैक्टर की वजह से कोई भी गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम पता कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है, कि भाई उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम में वो कंटेंट है, उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, यानी कि यही है इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो गैस की स्टेट को डिफाइन करता हो जो इक्वेशन, उसे गैसियस जो स्टेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है कि जो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो ओबे करती हैं आइडियल गैस इक्वेशंस को। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि वो सारी गैसेस, जो गैसेस आइडियल गैस इस इक्वेशन को ओबे करती हैं, यानी कि इन्हें फॉलो करती हैं, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है तो फिर रियल गैस क्या, और एक चीज और देख लेते हैं आइडियल गैस में क्या होता है। तो अभी देखो सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सपोज ये अपना बॉक्स कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस भरे हुई हैं, फील्ड है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, आज इसका मीनिंग आप समझ ही लो, ठीक है। मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिखा है इसका मतलब तो नॉर्मल है, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, तो दो नेशंस के बीच में, ठीक है। तो वही होता है इंटर मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल के बीच में जो भी चीजें हैं, चाहे वो फोर्स हो, ठीक है, चाहे वो और भी कोई भी चीज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अब इसने बात की है इंटरेक्शन की, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होता है वो अब्सेंट होता है या तो डिफरेंट होता है। डिफरेंट तो जल्दी कभी देखा नहीं गया है, बट मोस्टली अब्सेंट होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशंस में इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होता है वो अब्सेंट होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब कोई भी ना ही फोर्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी फ्रीली मूव करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो एकदम फ्री होता है, मतलब उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे फोर्स का इंटरेक्शन हो, चाहे कैसा भी इंटरेक्शन हो, वो सब नल होता है, यानी जीरो होता है। नल मतलब जीरो, नेग्लिजिबल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा आइडियल गैस में होता है, ठीक है। तो रियल गैस में क्या होता है, तो रियल गैस में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो सब के सब डू इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन करते हैं विद ईच अदर, यानी कि वो इंटरेक्ट होते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी चीज है तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्टेड होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि रियल गैस यही होती है। तो वो गैस जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से वो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम रियल गैस बोलते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है, अगर मैं आपको कहूं कि आइडियल गैस को यानी कि जो रियल गैस है उसे आइडियल गैस हम कब कहेंगे, तो यहां पे ध्यान दो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन गायब हो जाए, तो ये फिर गैस कौन सी गैस बन जाएगी, तब ये गैस अपनी आइडियल गैस बन जाएगी। समझा कि नहीं? यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है आइडियल गैस में, और रियल गैस में इंटरेक्शन रियल गैस में इंटरेक्शन होता है और आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलो अभी तो रियल गैस भी आइडियल गैस बन सकती है कब, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट यानी दूर हो जाएं। ठीक है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो गायब हो जाए, नल हो जाए। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कब, कौन सी कंडीशन से हम ले सकते हैं, तो अगर हम अपने किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है उसे कम कर दें या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो हम किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस बना सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो चलो फटाफट समझ लेते हैं। मान लो आपके सामने एक कंटेनर है और यहाँ पे आपके सामने एक पिस्टन है। ठीक है, ये है एक पिस्टन जो कि यहाँ पे प्रेशर डालता है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे फील्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के रखा है। अगर प्रेशर डाल के रखा है तो एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा क्लोज रहेंगे, ज्यादा क्लोज रहेंगे, यानी कि वो दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ज्यादा इंटरैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है मतलब हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज्यादा है यानी कि इंटरेक्शन ज्यादा है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे ना, एक साथ क्लोज आएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो गैस कौन सी होगी, वो गैस रियल गैस होगी। तो अगर हम लोग प्रेशर को क्या कर दें, इस पिस्टन को ऊपर में लिफ्ट कर दूं, तो ये गैस क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा ना, यानी कि प्रेशर लोअर हो जाएगा ना। प्रेशर लोअर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल फिर से एकदम दूर दूर आ जाएंगे, डिस्टेंस में आ जाएंगे। समझा कि नहीं? कोलिजन भी इनके बीच में नहीं होगा, इंटरेक्शन गायब हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल फिर कौन सी गैस बन जाएगी, ये इनमें नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इज एब्सेंट, देन तो क्या होगा, ये आइडियल गैस बन जाएगा। समझा कि नहीं? ऐसे ही अगर सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस हैं और एक दूसरे से इंटरैक्टेड है, यानी कि ये रियल गैस है। ठीक है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर दे दूं, टेम्परेचर अगर मैं इसमें दे दूं तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सपोज दो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन गायब हो जाएगा, यानी कि नो इंटरेक्शन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर इंटरेक्शन कम होगा तो फिर से वो आइडियल गैस कहलाएगा। तो इसीलिए रियल गैस को अगर आइडियल गैस बनाना है तो हमको वेपर प्रेशर जो होता है या लोवरिंग ऑफ प्रेशर करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं मीन फ्री पाथ की तरफ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे याद रख लो कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्बडा। ये लैम्बडा का साइन है, यहाँ पे याद रखना अच्छे से, ये लैम्बडा का साइन है। ठीक है, चलो तो इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंसेप्ट समझने मिलेगा। सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑलरेडी फील्ड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल फील्ड है। ठीक है, चलो तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन निकालना आपको आता ही होगा। मीन मतलब होता है एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे फटाफट देख लो। सपोज अपने पास कुछ नंबर है, 5 है, 8 है, 11 है, 12 है, 14 है। मैंने बोला इसका एवरेज निकालो, तो हम फटाफट क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और ये कितने नंबर है, 5 है तो हम डिवाइड कर देंगे 5 से, और अपने को जो भी आएगा ये क्या आएगा, मीन आएगा। ठीक है, मीन यानी एवरेज आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं एवरेज को या मीन को। ठीक है, तो ध्यान देना अभी। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या बोला है, तो वैसे भी हमको पता है कि जो गैस होती है ये रैंडमली फ्री पाथ ही करती है। पाथ यानी कि जो गैस के मूव करने का पाथ है, मोशन का पाथ है गैस का, मॉलिक्यूल का, वो फ्री होता है। चलो तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल पकड़ता हूँ, ये अपना एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये कैसे ट्रेवल करता है, ध्यान देना अच्छे से, पाथ का मीन निकालना है अपने को। तो सपोज अपने को पता तो है नहीं कि कैसे ट्रेवल करता है, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा भी था। सपोज ये पहले ऐसे पाथ किया, फिर ऐसे पाथ में गया। ठीक है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया,
फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ठीक है। ऐसे ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है पूरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। ऐसे ये एक मॉलिक्यूल का पूरा डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे ये पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो अभी हम इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज तो आपको पता होगी कि जो अब ये यहाँ पे सारी की सारी बातें आइडियल गैस के लिए ही होंगी। तो जो आइडियल गैस होता है ये क्या करता है, ये परफेक्टली, ध्यान देना अच्छे से, हम लोग काइनेटिक थियरी पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक थियरी में जो गैसेस होती हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती हैं। क्या करती हैं ये, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये बात आपको ध्यान देना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब स्टार्टिंग के जो पहला वाला वीडियो था वहां बताया था, वापस से बता देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग होता है कि जब कभी भी कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होंगे और अगर वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, सो ऐसे में ना ये सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, तो ना ए मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही बी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और ना ही ए मॉलिक्यूल की वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही बी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो भी क्या होगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। मतलब चेंज नहीं होगी। अभी अगर समझ लो नॉर्मली एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता है तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है और ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और फिर दोनों मूव करते हैं या ब्लास्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है। बट इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि जिसकी जितनी एनर्जी रहती है उसकी उतनी ही एनर्जी रहेगी और उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जितने भी पाथ कवर किया, सपोज यहाँ पे 5 इसने चला, यहाँ पे 4 चला, यहाँ पे 3 चला, यहाँ पे 10 चला, इतने की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस, ठीक है। ये इलास्टिक होते हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है आइडियल गैस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पाथ है, यहाँ पे जो जो पाथ सपोज फॉलो कर रहा है, तो इन सारे इस एक गैस मॉलिक्यूल के पाथ का सारा मीन जो होता है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मीन निकालना यही होता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो अब यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि मीन फ्री पाथ क्या है, तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो। मैंने लिख दिया है कि डिफाइंड मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस, अब आपको समझा होगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में। अब यहाँ पे कोलिजन बोलने का मीनिंग क्या है ये भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलो मैं इसको हटा दूं जल्दी से। यहाँ पे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसका मीनिंग आप समझ लो। चलो ध्यान से देखना अच्छे से। सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत से मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पहले आएगा, यहाँ से कोलाइड होगा इससे, फिर ये कोलाइड होके हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल वापस से आ गया, इससे भी कोलाइड है। उसके बीच में कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ होगा वो अपने को नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, तो इसके बीच का डिस्टेंस, फिर इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का, इसके बीच का, फिर इसके बीच का, ये सारे डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे और वही क्या होगा, अपना मीन फ्री पाथ होगा। जितने कोलिजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो भाई वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस में भी होंगे ना, तो उन्हीं डिस्टेंस का हमको मीन चाहिए, वही होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा और चीजें यहाँ पे सीखेंगे। जब अपना एक मॉलिक्यूल अच्छा खासा ट्रेवल कर रहा था, तो अगर सपोज इसके ट्रेवल करने में प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी, तो एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये कब मोशन अच्छे से कर नहीं पाएगा अपना ये मॉलिक्यूल। अगर सपोज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ये आगे जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा कि दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा पब्लिक है। आप भीड़ में चल पाते हो क्या, नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर सपोज पीपल्स की डेंसिटी, इंसानों की डेंसिटी अगर ज्यादा होती है रेलवे स्टेशंस में, तो हम जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाते। तो वैसे ये मॉलिक्यूल भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा अगर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी तो, ठीक है। अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, लेस होगा। समझा कि नहीं अच्छे से, अभी ये बात ध्यान रखना। डेंसिटी मैक्सिमम मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ज्यादा मासेस होगा वॉल्यूम में, जितना गिवन वॉल्यूम है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ये कोलाइड होएगा सबसे, आगे फ्री पाथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इनवर्सली होता है वेरी विद द डेंसिटी। इनवर्सली का मतलब सपोज m है मीन पाथ, तो ये इनवर्सली होगा किसके, डेंसिटी के। तो
अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सली का यही फंडा होता है। और अगर डेंसिटी कम है तो फिर क्या होगा, मीन फ्री पाथ अच्छे से हो पाएगा और ज्यादा रहेगा। समझ गया अच्छे से? चलो, तो वही यहां पे लिखा है डेंसिटी इंक्रीजेस, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी देन मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो दैट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, कोलाइड होगा। समझा कि नहीं? तो इसका मीन फ्री पाथ क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल इसे आगे बढ़ने से, क्योंकि कोलिजन करेंगे वो लोग, उससे टकराएंगे। ठीक है, इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो मीन फ्री पाथ होगा वो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ अपना कम हो जाएगा। समझा अच्छे से? चलो, तो एक चीज तो समझ गए कि मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ घटेगा, और अगर डेंसिटी अपनी घटेगी तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो आगे और भी देख लेते हैं कि अगर सपोज एक कंटेनर है और उसके अंदर अपने एक मॉलिक्यूल को फ्री पाथ कराना है, बट अगर ये मॉलिक्यूल का साइज ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है, बट दूसरे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा छोटा कैसा भी है, अपने को नहीं पता कैसा है, तो जो ये मॉलिक्यूल है जब ये मूव करेगा तो इसको क्या प्रॉब्लम आएगी? तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? अगर साइज पार्टिकल का ज्यादा होगा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होंगे दूसरे, तो ये अपना मॉलिक्यूल मूव कर पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो भी उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके लिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, लेस होता है अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर एक बढ़े तो दूसरा घटे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में काउंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ मान लो कि m है, अगर वैसे भी हम लोग ने इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया था, तो फिर साइज में क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे साइज के। समझ गया कि नहीं? अगर साइज बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा, क्योंकि अगर साइज ज्यादा होगा तो अपना मॉलिक्यूल जो होगा वो मीन फ्री पाथ नहीं कर पाएगा। समझा? अगर साइज कम रहेगा तो ये मीन फ्री पाथ कर पाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो वही है यहाँ पे, अगर साइज ऑफ पार्टिकल लेस है, कम है, देन देयर इज लेस कोलिजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, तो हायर द मीन पाथ। अगर कोलिजन कम होगा तो मॉलिक्यूल का जो अपना मीन पाथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कर पाएगा ना, ज्यादा डिस्टेंस करेगा तो अपने को डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। समझा कि नहीं? तो मीन फ्री पाथ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने सीखा उससे हम लोग एक चीज रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं कि पहला हमने क्या सीखा था कि जो अपना मीन पाथ है, मीन फ्री पाथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ध्यान देना, साइज को, साइज ऑफ द पार्टिकल को। बट साइज हम यहाँ पे स्क्वायर में लेंगे, बिकॉज साइज अगर ज्यादा रहेगी तो स्क्वायर में हम लोग उसके डिस्टेंस या साइज को मेजर करेंगे। और अपना जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किसको, डेंसिटी को, किसको, डेंसिटी को। सो इन दोनों के रिलेशन से यहाँ पे ये दोनों सेम है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिलेट करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि लैम्बडा एक ही बार में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर और रो को, यानी डेंसिटी, इसे हम RHO रो कहते हैं, रो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस डेंसिटी से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 1/d² रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो √2π है ये है कांस्टेंट। आप बोलोगे कांस्टेंट कैसे आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोलना मत कि कैसे आया, जस्ट एक कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है, KTG का एक रूल है, KTG मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। सपोज यहाँ पे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, सो हम क्या करते हैं, A और B को अगर इक्वल लिखना है तो हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं चीज। ये कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट होता है, तभी हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये साइन है, तो इसे इक्वल में करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो A अगर सपोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, A इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1/b ही रहेगा, और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल 1/√2π कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये नॉर्मल √2 तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू भी 3.14, ये भी एक नंबर है, कांस्टेंट होता है, और d² रो तो ये अपना रहेगा ही। ठीक है, ये हो गया मीन फ्री पाथ का मेन फॉर्मूला यहाँ पे मिला। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी जो होती है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि जो मास है और अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मास यहाँ पे हमने n से दिखाया है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, तो n अपॉन वॉल्यूम यही होता है ना, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है कितने वॉल्यूम में, हाउ मच जो मतलब पार्टिकल्स, हाउ मच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? इसको ऐसे रीड करते हैं, इज नथिंग बट डेंसिटी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि n प्रेजेंट है
कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में। ये क्या है, अपना डेंसिटी है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेंसिटी की जगह में उसकी फॉर्मूले को पुट कर दिया, बाकी सब सेम है। तो ये मिल गया अपने को मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ से अभी हम और अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोला है ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी सारी चीजें आइडियल है। द मॉलिकुलर डायमीटर जो है वो 324 पिकोमीटर है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ 324 पिकोमीटर है, तो 324 पिकोमीटर इंटू 10⁻12 मीटर, खत्म, बन गया मीटर में ये पूरी चीज। ठीक है, अज्यूम दैट गैस इज एन आइडियल। हाँ भाई, तो समझ ही गया था, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर काउंट किया है, अगर केल्विन में होता तो 273। तो ये सब क्या होते हैं, आइडियल गैस के मतलब चीजें। ठीक है, आइडियल गैस के मतलब स्टेट्स है। चलो, तो ना टेम्परेचर कितना है, 0 है, गिवन है भाई, तो 273 केल्विन कितना होता है। प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डेंसिटी कितनी है, कन्वर्ट कर लिया उसको 10⁻12 मीटर से। फिर हमने गैस के लिए ये इक्वेशन को फर्स्ट वाले में डिराइव किया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लेंगे अब हम, यहाँ पे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, हमने इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से फर्स्ट वाली वीडियो में बहुत डीप में देखा था। प्लीज जाओ और फर्स्ट वीडियो को वॉच कर लो। ठीक है, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां क्लिक करोगे वीडियोज में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो ऊपर स्क्रीन में क्लिक करो, ऊपर आई बटन यहाँ कॉर्नर में आएगी, आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी है, यहां से देखो एन अपॉन वी आ जाएगा, पी अपॉन के बी टी ये भी आ जाएगा। आप समझ सकते हो कैसे आ रहा है ये सारी चीजें। देखो आप इसी से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है, ये मिल गया। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ये होता है, अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, बट एन अपॉन वी क्या है, ये एन अपॉन वी की वैल्यू यहां से निकाल लेते ना, पी के बी टी मिल गया, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 बाय ए, और यहाँ पे डी स्क्वायर एन अपॉन वी था। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी आया, तो हमने क्या किया, इसको ध्यान देना अच्छे से, P अपॉन के बी टी को साइड में ला लिया, के बी टी को, और N अपॉन इस V को साइड में ला लिया। तो N अपॉन V की वैल्यू कितनी मिली, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P अपॉन के बी टी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू के बी टी ऊपर जाएगा, और √2 पाई यहाँ पे जो डी स्क्वायर है और P ऐसे बच जाएंगे। देखो यही चीज मिल गया, समझा कि नहीं। फिर फटाफट के बी टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने देखा था कि 1.32 इंटू 10⁻⁻23 जूल इसकी वैल्यू होती है। जैसे अपना कि नॉर्मल कांस्टेंट की वैल्यू है ये 1.38, जैसे कि अब एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.02, वो फिक्स है। वैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है केबी, केबी को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है, √2 पाई कांस्टेंट है, अपने को यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया डी ओ भी देके रखा है, फिर ये प्रेशर भी देके रखा है। सब सॉल्व करेंगे अपने को मीन फ्री पाथ मिल गया। ठीक है, तो ये है अपना मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज एंड प्लीज बार बार कहूंगा कि इस चीज को समझ लेना। आपको अब तक इससे बड़ा डेरिवेशन ना कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर लो, अभी की अभी सारी चीजें समझने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डीप कंसेप्ट में। और आपके टेक्स्ट बुक में ना ये जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का यहाँ पे दिया है, बहुत ही घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या दे दिया है, मैंने उसको एकदम बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में और पूरा एकदम लाइन टू लाइन ऐसा बनाया है इसका मतलब थियरी का नोट्स, कि आप लोग इसे अच्छे से लिख लोगे, बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख देना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको इस थियरी को समझने से बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी को। और बहुत बड़ा डेरिवेशन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये डेरिवेशन अगर आपको नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपको ये चैप्टर फिर आगे नहीं समझेगा। बस आपको फॉर्मूला तक पहुंचना है, इसका फॉर्मूला जो भी मिलेगा वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो चलो आप यहाँ पे कंसिडर करो कि आपके पास एक क्यूबिक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है जो कि 3D स्ट्रक्चर समझना, इमेजिन कर लो, यहाँ पे देख सकते हो आप 3D में ऐसा कुछ बॉक्स है। उसके अंदर बहुत सारा जो आता है ना, कार्टून वाला बॉक्स आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भरी है, हजारों गैसेस भरी है, मतलब n नंबर ऑफ मोल, n मोल्स ऑफ, अब पता नहीं कितना मोल,
n मोल्स ऑफ गैस भरी है और 1 मोल में पता है आपको कितनी गैसेस होती है, एवोगैड्रो नंबर कितना, 1 मोल में गैस होती है, तो n मोल ऑफ गैसेस है, मतलब समझ लो आपको अभी कितनी गैसेस है। ठीक है, ध्यान देना अभी अच्छे से। तो अगर सपोज यहाँ पे आइडियल गैसेस भरी हुई है, यहाँ पे आइडियल गैस है, और आइडियल गैस हमेशा क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है और इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सारी की सारी गैसेस इंडिपेंडेंट होती हैं, कैसे भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो इनमें कंटिन्यूअसली आइडियल गैस में जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये कैसे भी इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, यानी कि हमेशा कंटिन्यूअस इनमें मोशन होते रहता है, कैसे भी मूव करेंगे। और दूसरी बात, इलास्टिक कोलिजन है तो इनकी वेलोसिटी भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये भी कोई चेंज इसमें नहीं होता है, ये भी कंजर्व है क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ये गैसेस। केटीजी काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस का यही रूल है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ध्यान देना कि सपोज ये जो कंटेनर है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो गैसेस है ना यहाँ पे कोलाइड होती है। ठीक है, सारी गैसेस एक दूसरे से कोलाइड होती है। सपोज यहाँ पे एक गैस है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से भी कोलाइड होगी, और दूसरी बात ये कंटेनर से भी कोलाइड होगी, यानी कि जो एक कंटेनर है वॉल का, इससे भी गैसेस कोलाइड होती है और रैंडमली मूव करती है, कैसे भी मूव करके फटाफट मोशन में किधर भी किसी भी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंटेनर के वॉल से ये कोलाइड हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको यहां पे इमेजिन करना है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फिर हमको फाइंड करना है कि जो प्रेशर है ना इसके अंदर, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो, और यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी, इनमें रिलेशन फाइंड करना है अपने को। अब आप समझ सकते हो, यानी कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। यही है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का पूरा थियरी। ठीक है, और इमेजिन करना है कि ये जो सारी आइडियल गैस है एक कंटेनर में, बॉक्स के कंटेनर में फिल्ड है। अब आपको एक चीज और पता है, मैंने वर्ड यूज किया था कि क्यूब का बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स है। तो अगर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, तो अगर मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम मेंसुरेशन 10th चैप्टर में पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, यानी कि L का क्यूब यही क्या होगा, अपना नॉर्मल अच्छा खासा वॉल्यूम। पूरे क्यूब का बात कर रहा हूं मैं, क्यूब का। लेकिन अगर एक क्यूब आपके सामने है, उसकी मैं सिर्फ एक फेस की बात करूंगा, यानी एक लेयर की बात करूंगा, एक साइड की वॉल है उसकी बात करूंगा, तो एक साइड की वॉल तो स्क्वायर शेप में होती है, तो उसका एरिया कितना होगा, तो अगर मान लो साइड L है तो L का स्क्वायर होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। समझा कि नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर का कितना होता है, L स्क्वायर, जो भी साइड रहेगा यानी साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्यूब का वो जो भी वॉल्यूम रहेगा, जो भी साइड रहेगा उसका क्यूब, वही होता है वॉल्यूम। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमको सिर्फ एक ही अपने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको कंसिडर करना है। एक अपने यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ध्यान देना अच्छे से, एक मॉलिक्यूल है और हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करेंगे, देखो इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है जर्नी, इस पॉइंट से यहाँ पे है अपनी y एक्सिस, यहाँ से देखो अपना है x एक्सिस, यहाँ से ही देखो ऊपर की तरफ गया है अपना z एक्सिस। ठीक है, सारे एक्सिस की तरफ एक ये जो अपना यहाँ पे सेंटर में मैंने मॉलिक्यूल लिया है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल करेंगे। मैं एक मॉलिक्यूल से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा, एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करके चलो, बाकी सारे मॉलिक्यूल भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्यों सारे मॉलिक्यूल का देखना है, एक मॉलिक्यूल से कंसेप्ट समझते हैं ना। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल सपोज मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ये अपना देखो एक वॉल है, ये एक पूरी वॉल है, तो ये वॉल कैसी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। ठीक है, ये वॉल से कोलाइड होगा, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स दी एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स को ये एक्सिस है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्यूब है उसको हमने एक्सिस के फॉर्म में लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गई y एक्सिस, ये ऊपर की हो गई z एक्सिस, और ये x एक्सिस है, इनका कोई यूज नहीं है, बस हमने डायरेक्शन के लिए यहाँ पे बना दिया है कि किस तरफ घूम रहा है, तो हमने एक्सिस बना दिया है। ठीक है, तो नहीं तो मैं कैसे कहूंगा कि किधर मूव कर रहा है, तो इसीलिए कह पा रहा हूं ना अभी कि x एक्सिस की तरफ, इसके लिए यहाँ पे एक्सिस है। तो चलो, तो x एक्सिस की तरफ अपना जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ये वाला अपना वॉल है इससे ये कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे याद रखना
इसी वॉल से थोड़ी, ये सभी वॉल से कोलाइड करता है। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझना। सपोज ये अपनी एक वॉल है और ये अपना मॉलिक्यूल है, ये किसी एक वेलोसिटी vx से, क्योंकि x की तरफ मूव कर रहा है तो मैंने vx मान लिया, तो उसकी तरफ जाके मूव करेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कंजर्व होती है, ठीक है, याद रखना। बट वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता है ना, क्योंकि आइडियल गैस है और इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी में कोई चेंजेस आता है क्या? नहीं आता है। तो यहां से ये जो मॉलिक्यूल है जाएगा, कोलाइड होगा और वापस से आएगा, समझा कि नहीं? तो बट उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस vx लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हमेशा मान लो कि टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल थे किसी भी कंटेनर में, तो एक टाइम में n/2 यानी हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड होने के लिए जाते हैं और हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड होके आते हैं, समझा कि नहीं? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिलहाल इसका कुछ यूज नहीं है, मेरा बताना, कंसेप्ट बताना मेरा काम है। ठीक है, तो जो vx है ये ट्रेवल करके जा रहा है वॉल की तरफ और माइनस vx ट्रेवल करके आ रहा है वॉल से, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। वाई क्यों चेंज नहीं आएगा? बिकॉज ये इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है और इनकी वेलोसिटी कंजर्व होती है, बिकॉज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का यही फंडा होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लो फटाफट, आपके सामने एक क्यूबिकल बॉक्स है, जो मैंने बताया वही चीज लिखा है। क्यूबिकल बॉक्स है, इट इज कंटेन्ड विद द n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस बोला है तो आप समझ सकते हो। इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, तो यहाँ पे फिलहाल L का क्यूब आएगा। ठीक है, L क्यूब है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द साइड। L क्या है? साइड का लेंथ है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रेशर P ऑफ गैस विद द मॉलिक्यूलर स्पीड का रिलेशन, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो मैंने जो बता दिया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो इतना आपको समझ गया होगा कि ये बात ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल है जो ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा और इस वॉल से कोलाइड होगा और वापस से आएगा, तो इसके बीच में कुछ मोमेंटम भी होगा, हम फोर्स भी लगाएंगे, प्रेशर भी लगाएंगे, तभी ना प्रेशर मिलेगा। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें फोर्स भी पता होना चाहिए। फोर्स पता रहेगा तो फोर्स हम कहां से निकालेंगे? हम फोर्स निकालेंगे मोमेंटम से। कहां से निकालेंगे? मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है, mv। तो हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी, और मास तो बेचारा सबका कांस्टेंट होता है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, बट हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाई? बिकॉज फोर्स चाहिए ना यार, फोर्स चाहिए तो कहां से मिलेगा? ये फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? कि मोमेंटम अपॉन टाइम, यही हो गया, ये पूरा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है? ये होता है फोर्स, क्योंकि यही चीज होती है फॉर्मूले में, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू पी अपॉन टी। पी मीन्स प्रेशर नहीं है, पी मीन्स मोमेंटम है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। तो फोर्स हम लोग मोमेंटम से फाइंड करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, यही चीज बना देता है इस पूरे थियरी को बड़ा सा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, आसान है, मैंने बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कैसे फाइंड करना है। पी प्रेशर निकालना है, उसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स के लिए मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मोमेंटम के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम मोमेंटम फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पे एक वॉल था, यहाँ पे एक वॉल था और ये अपना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा था ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे कोलाइड होके वापस से मूव करके आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी, ये एक्स कंपोनेंट की तरफ जा रहा था, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी vx थी, यहाँ से आई तो माइनस vx हो गई। ठीक है, तो और मास ऑफ दी जो पार्टिकल है वो तो सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम टुवर्ड्स एक्स कंपोनेंट, इसीलिए यहाँ पे एक्स लिया है। ठीक है, क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपको पता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? कि जब मॉलिक्यूल आ रहा था, तो जब मॉलिक्यूल आ रहा था तो वेलोसिटी क्या है? माइनस vx है, तो p इज इक्वल टू mv नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा? mvx होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन, बिकॉज वेलोसिटी हैज अ माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो याद रखना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा माइनस mvx, यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, और इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियली कुछ था ही नहीं, mvx ही रहेगा, mvx ही रहेगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, समझा। सॉल्व करेंगे माइनस 2mvx हो जाएगा, अपने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं, देखो ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह सब दिखा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई पहले गया था तो पॉजिटिव था, फिर आया तो माइनस है, ठीक है, बट टोटल मोमेंटम कितना हुआ फिर माइनस, यानी डायरेक्शन के साथ माइनस 2mvx हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि मान लो, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, किसी भी चीज में आप -5 वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, -5, बट मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे भाई बता कि वेलोसिटी कितनी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये बातें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बता, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो -v है, -5 है, ये तो पूरा डायरेक्शन दिखा रहा है वेलोसिटी का, बट मैं अगर पूछूं कि कितनी वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, बस मुझे वेलोसिटी के नंबर से मतलब, तो आप कहोगे 5, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल मोमेंटम कितना अप्लाई हो रहा है वॉल में, तो मैं कहूंगा 2mvx, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर जाने का 1 mvx, आने का mvx, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो टोटल कितना अप्लाई हो रहा है, 2mvx मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो एक दूसरी बात और समझते हैं अच्छे से, कि मान लो यहां से जो मॉलिक्यूल था, यहां से वॉल तक का जो डिस्टेंस था, इसका वॉल तक का, देखो कैसा है समझ लो, ये एक पहला वॉल हो गया, दूसरा वॉल हो गया, ठीक है, ये एक पहली वॉल है क्यूब की, दूसरी वॉल है, आप इमेजिन करो आपका घर समझ लो क्यूब है, तो उसमें कितनी होती है वॉल, होती है 3-4, ठीक है। तो जो वॉल है, तो इस वॉल से मॉलिक्यूल ट्रेवल करके जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इस वॉल से, ठीक है, अच्छे से समझना अच्छे से, और फिर वापस से कोलाइड होके और यहाँ पे वापस से आ रहा है, कोलाइड होके और वापस से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस उतना ही होगा ना यार, जितना कि इस यहाँ पे उसका पूरा क्यूब का लेंथ है, क्यूब के साइड का जितना लेंथ है, क्यूब के साइड का लेंथ कितना हमने कंसीडर किया था, L, तो मतलब इसका लेंथ L हो गया। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जाने का डिस्टेंस L, आने का डिस्टेंस L, दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2L, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल कितना होगा 2L हो जाएगा, तो ये भी मिल गया, ठीक है। तो मोमेंटम मिला है और डिस्टेंस मिला है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपने को क्या मिल गया है, मोमेंटम मिल गया है और अपने को डिस्टेंस मिल गया है। तो टोटल जो स्पीड है पार्टिकल की और टाइम कितना लगेगा उसे एक यहां से एक जगह से और दूसरे वाले यहाँ पे जाने में, यहां से जाके आने में उसे कितना टाइम लगेगा, रिटर्न आने में जाके, तो जाके आने में डिस्टेंस तो भाई 2L लग गया, आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अपना बच्चों वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 2L, और जो यहाँ पे टाइम है, थोड़ा सा मैंने पहले से कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैंने इसको इधर और इसको इधर कर दिया है, ठीक है। तो टाइम डेल्टा टी और वेलोसिटी इज vx, क्योंकि वेलोसिटी vx लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज आवर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग विद द x कॉम्पोनेंट, ठीक है, अपने उस बॉक्स के x कॉम्पोनेंट की तरफ अपना जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है। तो अपने को क्या मिला, अपने को टाइम भी मिल गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस का रिलेशन, और अपने को टोटल मोमेंटम यानी कि 2mvx ये भी मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को मिली। अब इस कंटेनर के अंदर हजारों मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अपने को उन्हीं का रिलेशन फाइंड करना है कि टोटल मॉलिक्यूल में कितना प्रेशर और टोटल मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो कितना है, तो इसी का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम पहले मॉलिक्यूल का तो निकालें, बाद में और मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एवरेज फोर्स, हम पहले एवरेज फोर्स निकालेंगे कि भाई कितने के फोर्स से ये मूव हो रहा है सारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम एवरेज फोर्स फाइंड करेंगे। एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से बहुत सारी चीजें गायब कर दी है, मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है, आप देखोगे जाके एक बार देखो, आपको पहले से ही आसान चीज मिलेगी तो आपको लगेगा कि यही चीज है, लेकिन पहले हार्ड पढ़ के फिर आसान देखोगे ना, तो आपको तब समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो एवरेज फोर्स यहाँ पे ध्यान दो, एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ही मैंने बताया था ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि P अपॉन T, P मतलब मोमेंटम होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। फिर मोमेंटम कितना मिला था 2mvx1 क्यों ले लिया, ये कंफ्यूज मत होना, हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या मिला था 2mvx मिला था, तो वहां पे हम किसी मॉलिक्यूल की बात किए थे क्या, किसी पार्टिकल की बात किए थे क्या, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 या मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 1, नहीं ना,
अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि पहला मॉलिक्यूल, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx1 हो जाएगी। x दिखा रहा है डायरेक्शन, 2m तो अपना मास है, और अपॉन डेल्टा टी, टाइम कितना है भाई, डेल्टा टी है, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी मिली है, 2l अपॉन dx, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, 2l अपॉन vx1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमको पता है इसको हम उल्टा करके ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो vx ऊपर और 2l नीचे ही रह जाएगा। फिर ये जो vx1 है और ये वाला vx1, ये दोनों कंबाइन होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने को मिलेगा vx1 का स्क्वायर अपॉन l, समझा कि नहीं। तो एवरेज फोर्स कितना मिला सारे मॉलिक्यूल का, क्या मिला, mvx1 का स्क्वायर अपॉन l, ये हो गया एवरेज फोर्स, ठीक है। जब हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो ऊपर बार का साइन मारते हैं, तो f के ऊपर भी क्या आएगा, बार। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दिया है, नहीं लिखोगे चलेगा, ओनली एवरेज फोर्स ऐसा लिख के आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा, अपने को मिल गया फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मिल गया है, ठीक है, बट किसका मिला है फोर्स, फोर्स ओनली एक मॉलिक्यूल का मिला है। अपने को 1000 मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सबका फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर पुट कर देंगे फोर्स की जगह में, और एरिया पता ही है, और फटाक से अपने को प्रेशर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो सिमिलरली जैसे हमने एक का निकाला, वैसे सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट ही सॉल्व करना है। वाई और जेड कंपोनेंट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वाई और जेड कंपोनेंट में इलास्टिक कोलिजन तो हो ही रहा है ना, तो भाई जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो तो कंजर्व रहेगी, वेलोसिटी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी कंजर्व रहेगी। तो चाहे एक्स कंपोनेंट की तरफ देखूं चाहे वाई कंपोनेंट की तरफ देखूं, कोलिजन तो सेम होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने वाई और जेड को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर दिया, ओनली एक्स कंपोनेंट देखेंगे, और सारे मॉलिक्यूल का वैसा ही कोलिजन होता है बॉक्स के अंदर, बिकॉज उनकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटीज मैंने मान लिया कि vx2, vx3, vx4, ऐसे ही vxn तक चले जाओ, आपके ऊपर है। तो मैंने डॉट डॉट डाल दिया, जाते रहो जहां तक जाना है, आपके ऊपर है, लिख डालो 100 तक, मेरा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो तो नाउ अब क्या होगा, एवरेज फोर्स फॉर ऑल वेलोसिटीज, सारे के लिए क्या होगा, एक के लिए कितना था, एक के लिए था mvx1 का स्क्वायर अपॉन l, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए था। तो सारे मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, सारे मॉलिक्यूल के लिए m तो सेम रहेगा, और सारी वेलोसिटी को हम ऐड कर देंगे। एक के लिए vx1 था, तो सारे जितने भी उस बॉक्स के अंदर मॉलिक्यूल थे, जितने भी थे, उन सारे मॉलिक्यूल का कितना होगा, क्योंकि भाई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी वॉल से कोलाइड होने जा रहा है, सारे मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे ना। तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी वेलोसिटीज थी सबके सब क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे, और अपॉन में आएगा l जो लेंथ है, ठीक है। चलो ये मिल गया अपने को, ये मिल गया, डोंट वरी। अब हम यहाँ पे मेन अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, जिससे अपने को मेन आंसर मिलने वाला है। सो प्रेशर P इक्वल टू एवरेज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। जो यहाँ पे अपने को शेडेड पार्ट देखो यहाँ पे था, ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की बात कर रहा हूँ भाई, अपना मॉलिक्यूल जिससे कोलाइड हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों हम पूरे मॉलिक्यूल पूरे बॉक्स की बात करें, जिससे कोलाइड होगा उसकी बात करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया किसका देखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, ठीक है, जो वॉल अपना शेडेड है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। चलो तो ध्यान देना अच्छे से, अभी एवरेज फोर्स क्या मिला, यही है अपना एवरेज फोर्स, पुट कर दिया, देखो यहाँ पे एवरेज फोर्स की वैल्यू, और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में यहाँ पे आके जरा देख लो, ये शेडेड पार्ट क्या है, स्क्वायर है ना, और स्क्वायर में l क्या है, लेंथ है एक साइड का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड का लेंथ कितना है, l है ना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, l का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ये आपको अभी समझ गया होगा अच्छे से, ठीक है, ये हो गया l स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको कंसेप्ट पता ही है कि भाई ये जो L है यहाँ पे, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये इसको कर देगा L क्यूब। तो देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे L क्यूब कर दिया, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर तक का अपना सॉल्यूशन। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटीज, क्योंकि अभी तो हमने सारी वेलोसिटीज के बारे में निकाला था, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ना ये कितना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है यार, बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक शॉर्ट तरीका निकालते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को हम लोग कंबाइन करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। देख नहीं रहे आपको कितना बड़ा सा ये दिख रहा है कि है ये भी करेक्ट,
बट दिख कितना बड़ा देखो रहा है ना। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं और कैसे करते हैं यहाँ पे चलो फटाफट देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये निकालते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता करो और उसको डिवाइड कर दो जितने भी पार्टिकल होंगे उतने से। तो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा वी एक्स कॉम्पोनेंट के लिए ही बात करूंगा। हाँ, तो वी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे देखो मीन लगा दिया ऊपर, इज इक्वल टू पहला पार्टिकल प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी टिल एन नंबर, सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन, बिकॉज एन पार्टिकल है तो इसीलिए डिवाइड कर दूंगा ना एन से, बिकॉज एवरेज निकाल रहा हूं ना मैं। एवरेज मतलब मीन होता है ना, तो मीन निकाल रहा हूं इसके लिए। ठीक है, चलो तो ये मिल गया। अभी इस n को इधर भगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एन वी एक्स का स्क्वायर, और देखो इसकी वैल्यू मिल गई तो अपना ये गायब हो जाएगा ना यहाँ से। देखो जरा यही है ना यहाँ पे, तो इसके जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसके जगह में एन वी एक्स का स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला, बार ऑफ वी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई, एम एन और यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स अपॉन एल का क्यूब मिल गया। एल क्यूब क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है ना क्यूब का, ध्यान रखो अच्छे से, बताया था ना मैंने। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, एल क्यूब है, आप देख सकते हो। तो वॉल्यूम है ना ये एल, तो एल के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखो तो एल के जगह में मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिख दिया। तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, यहां से आपको समझ गया होगा। और मैंने इसका नाम दिया यहाँ पे अपना एक है जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो तो अपने को फाइनली मिला क्या, स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर बार अपॉन वी यानी वॉल्यूम। ठीक है, और ऊपर वाला v यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। तो ये चीजें अपने को मिल गई, बट ये किसके लिए सॉल्व हुआ है अब तक, उस क्यूब में जो अपने पास वो क्यूब था, वो जो क्यूब था अपने पास, इस क्यूब में ओनली एक्स कंपोनेंट के लिए सॉल्व हो रहा है। दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए हो रहा है। और हमको तो पूरे बॉक्स में जितना प्रेशर है और जितना वॉल्यूम है उसके लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो बहुत छोटा सा तरीका है, हम क्या करेंगे, काइनेटिक थियरी का इस्तेमाल करेंगे और सारे के लिए निकाल देंगे एक झटके में। तो देखो जरा फटाक से जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरे बॉक्स के अंदर हमने लिया था आइडियल गैस। क्या लिया था हमने, आइडियल गैस। और जितने भी आइडियल गैस है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। जब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनके अंदर जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व है तो चाहे आप वी एक्स डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप वाई डायरेक्शन में जाओ, चाहे जेड डायरेक्शन में जाओ, सबकी सेम होगी। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये लिख दिया, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कैसे लिख दिया इक्वल वाला। ठीक है, तो समझ लो यहाँ से, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहती है ना, सारे मॉलिक्यूल की मूव करने की एनर्जी। तो यहाँ पे और जो मास है ये तो सेम है, तो 1/2m कैंसल, बचेगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड का मीन स्क्वायर, ये मिल बच गया। ठीक है, चलो अभी हम देख रहे थे ओनली एक्स कंपोनेंट की तरफ का। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक नॉर्मल वेलोसिटी की बात करूं जो कि सारे कंपोनेंट में, एक्स हो गया, फिर यहाँ पे ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया, तो सारे कंपोनेंट की तरफ जो वेलोसिटी होगी हम क्या करेंगे, सपोज मान लो कि वी वाई ये इधर की वेलोसिटी है, वी एक्स इधर की वेलोसिटी है और वी जेड इधर की वेलोसिटी है। मैं बोला बताओ मुझे टोटल वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड कर दोगे ना, तो आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बस क्या किया है, वही तो यहाँ पे किया है, टोटल वेलोसिटी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में सॉल्व किया है। ठीक है, उनका मीन के साथ। ठीक है, चलो ध्यान रखना। तो वी एक्स बार वी एक्स का यहाँ पे स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये इक्वेशन नंबर 1 से, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 क्या दिखा रहा है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 दिखा रहा है कि जो भी वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, वेदर वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे वो वाई में जाए, चाहे एक्स जाए, चाहे जेड जाए, किधर भी जाने दो, चाहे वो किधर भी जाने दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी वेलोसिटी कंजर्व है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है इसके लिए। ठीक है, सो वी एक्स तो वी एक्स ही है, वी वाई की स्क्वायर, वी जेड भी क्या बन जाएंगे, वी एक्स हमने पुट कर दिया। ठीक है, चलो तो अभी जब सॉल्व किया इसको तो क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, मीन भी निकालते चलना। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, अभी वी एक्स का स्क्वायर यहां से निकाल लिए और 1/3 वी बार का स्क्वायर अपने को मिल गया, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। और देखो वहां से ये जब पुट किया हमने, उसमें इस इक्वेशन में हमने जब पुट किया वी एक्स स्क्वायर बार हमने ये निकाला है, ये हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया, क्या मिला, वी एक्स स्क्वायर बार की वैल्यू 1/3 वी स्क्वायर, पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, 1/3 नीचे आ गया, एम एन वी स्क्वायर अपॉन वी मिल गया। यहाँ पे जो ये वी स्क्वायर मीन है ये पूरी की पूरी एवरेज वेलोसिटी है एक्स वाई जेड कंपोनेंट की तरफ कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स की। ठीक है,
जो मॉलिक्यूल चाहे वो एक्स की तरफ करे, चाहे वाई की तरफ करे, चाहे जेड की तरफ करे, उन सब के मॉलिक्यूल का, जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब की एवरेज वेलोसिटी क्या है, वी यहाँ पे स्क्वायर, जो वी है यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे, तो जो ये वी स्क्वायर है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, वी स्क्वायर है एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनली अपने को क्या मिला इक्वेशन, P यानी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन कैपिटल V यानी कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, M इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और V स्क्वायर इज द टोटल वेलोसिटी, टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग और कोलाइडिंग टुवर्ड्स X एंड Y एक्सिसेस। समझा कि नहीं अच्छे से, अभी ये बातें आप ध्यान रखना। फिर चलो, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/3 NV MV का स्क्वायर बार, ठीक है। यानी क्या मिला, 1/3 कैपिटल NV स्मॉल MV बार का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो ये अपने को फाइनल फॉर्मूला मिला, यही है अपना फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना अच्छे से। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भाई वी एक्स का स्क्वायर बार ऐसा क्यों, वी वाई का स्क्वायर बार ऐसा क्यों, और वी जेड का स्क्वायर बार ऐसा क्यों, बार क्यों आ रहा है यहाँ पे, बार मतलब मीन डिस्टेंस क्यों, ठीक है। तो देखो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो एक्स के जो अपना कंपोनेंट है उसकी तरफ भाग रहे हैं, तो उन पार्टिकल के सारी वेलोसिटीज का मीन ये हो गया। फिर कुछ पार्टिकल वाई की तरफ भी घूम रहे होंगे तो ये उनका हो गया, कुछ पार्टिकल जेड की तरफ घूम रहे होंगे तो ये उनका हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने मीन लिया है, सबका एक ही बार में मीन डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, और हमने उसे कट कर दिया और अपने को सारा आंसर फटाफट मिल गया। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है, ये बहुत ही बेस्ट वे में एकदम सॉल्व है। ऐसा तो शायद ही आपको कहीं भी मिले, मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, ठीक है, चाहे ढूंढ लेना आप। तो ये पूरे के पूरे थियरी को आप अपने टेक्स्ट बुक में या किसी भी नोटबुक में प्लीज एंड प्लीज लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका फायदा हो, और उसे एक दो बार जरूर पढ़िए, वीडियो के साथ साइमल्टेनियसली लिखने के बाद फिर से पढ़िए या स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। अगर 1 से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो वो आपको समझ जाएगा। अगर वो आपको समझ जाएगा तो ये पूरा चैप्टर एकदम चिंदी है, बहुत सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड दूसरा चीज है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। बहुत आसान सा है, जो अभी हमने ये देखो ये सॉल्व किया है ना, इसी से हमको निकालना है। आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी अलग चीज दे दी है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है ये समझना है आपने को, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था, नॉर्मली जो मीन स्क्वायर स्पीड निकाला था, गैस के मॉलिक्यूल का मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। देखो वहां पे ऐसा था ना वी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, समझा कि नहीं। चाहे वो एक्स कंपोनेंट में जाए, चाहे वो वाई कंपोनेंट में जाए, चाहे वो जेड कंपोनेंट में जाए, सभी का मीन निकाला था। वी के एक्स कंपोनेंट में गया तो वी एक्स का मीन हो गया, ठीक है। जेड में गया तो वी जेड का मीन हो गया, जितने मॉलिक्यूल जेड की तरफ आएंगे तो वो जेड का स्क्वायर का मीन हो गया। फिर वी वाई में जितने गए तो वी वाई का स्क्वायर का मीन हो गया, समझा। तो ऐसे हमने निकाला था, तो ये फाइनली अपने को मिला था वी स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूल का मीन, चाहे वो किधर भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो अपने को यहां से प्रेशर का ये अपने को एक रिलेशन मिला था, ठीक है। चलो तो यही रिलेशन से हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। मतलब एकदम टोटल जो वेलोसिटी है उसका रूट वाला मीन, रूट, ये रूट यही मीन निकालना है अपने को, यही फाइंड करना है, समझा कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं। तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है अभी जो हमने सॉल्व किया वही वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, न्यूमेरिकल वगैरह में पूछ लेता है कि फाइंड दी मीन स्क्वायर स्पीड, तो अपने को यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो, और रूट मीन बोलेगा तो अभी हम उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। रूट मीन बोला तो जो फॉर्मूला अभी हमको इससे मिलेगा सॉल्व करके उसी से हम इस्तेमाल किया करेंगे। तो v अपना चला गया p की तरफ, बन गया ये देखो 3 और v दोनों भगा दिया तो 3pv इज इक्वल टू यहाँ पे nmv स्क्वायर मिल गया। फिर देखो यहाँ पे ये v स्क्वायर है, देखो जो यहाँ पे v स्क्वायर है इसको ऐसे ही रखा और 3pv अपॉन nm कर दिया, देखो ये आ गया, यहाँ तक मिल गया रिलेशन। अब हमको पता है वी नो दैट pv इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। अभी हम यही लगाएंगे तो v स्क्वायर यहाँ पे v मीन स्क्वायर यहाँ पे है, और देखो जरा अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे देखो 3pv है ना, यहाँ पे क्या है 3pv ऊपर है ना, तो 3pv, pv के जगह मैं nRT लिख सकता हूँ क्या, यस माय डियर लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे देखो nRT लिख दिया, अपॉन में nm रहने दो, ठीक है। बट हमने जब पहला वीडियो, पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि n यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, यही पढ़ा था ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, एवोगैड्रो नंबर
यहाँ पे ये हो गया, समझा कि नहीं अच्छे से। तो n के जगह में क्या पुट कर दिया हमने, n अपॉन na, यही चीज हमने पुट कर दी और यहाँ पे RT अपॉन nm आ गया, समझा। चलो थोड़े टाइम में क्या किया, इस na को नीचे भगा दिया, na को नीचे भगाया तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली कैपिटल में 3nRT और अपॉन में na nm बच जाएगा, समझा कि नहीं। बाद में देखो यहाँ पे अच्छे से, ये जो n है ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3RT NaM बच जाएगा। अब हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो यहाँ पे v स्क्वायर का मीन रूट में आ गया और ये भी रूट में आ गया, बट इसके पास स्क्वायर है तो देखो उसका रूट गायब होके यहाँ पे एक रूट मिल गया, यही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट ले लिया ना उसका, तो रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गया, समझा कि नहीं अच्छे से। यस, तो यहाँ पे ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हो गया √3RT अपॉन m नॉट। देखो यहाँ पे जो n a और इंटू m है, ये m क्या है अपना, जो यहाँ पे m है ये m क्या है, ये है अपना मास, क्या है ये अपना मास है, और जो na है ये है अपना एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये इक्वल है किसके, मोलार मास के, क्योंकि ये क्या है, ये है अपना मोलार मास, समझा कि नहीं, ये है मोलार मास। जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उस बॉक्स के अंदर, उस सारे बॉक्स के मॉलिक्यूल के का मोलार मास है ये। कैसे निकाला, एक मॉलिक्यूल का मास m है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, Na है, सबका टोटल फाइंड कर लिया, यानी टोटल मास यहां से मिल गया। टोटल मास मतलब मोलार मास होता है, ठीक है, तो यही हो गया मोलार मास। तो यहाँ पे जो NaM दिया है उसका मतलब क्या है, ये है अपना मोलार मास, ठीक है। तो इसीलिए हमने NaM के जगह में क्या पुट कर दिया, यहाँ पे देखो m पुट कर दिया है, m नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया, m नॉट इज इक्वल टू NaM इज द मोलार मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूरा डेरिवेशन था, आपको एक एक लाइन टू लाइन समझ गया होगा, अच्छे से आपको समझ के रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ये छोटी सी एक और डेरिवेशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी अब टेम्परेचर रिलेशन देखना है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन इन केटीजी मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। तो हमको ये मेन फॉर्मूला पता है, मैंने बोला था ना, इसको समझ लो, बाकी सब आसान है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, v को हमने भगाया इस साइड तो बन गया PV, 1/3 NmV स्क्वायर आ गया। फिर देखो अभी ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो जरा ध्यान से, 1/3 है, कैपिटल MV स्क्वायर मीन है, तो अगर मैं इसको अपॉन 2 कर दूं तो ये क्या दिख रहा है अपने को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये 1/2 MV स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 1/2 MV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ नीचे 2 लाया तो ऊपर भी 2 लाना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला इक्वेशन जरा एक बार ध्यान से देखो, जरा नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या, यस किया है, यही आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो 2/3 N MV स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्टली वो यहाँ पहुंचा दिया है, ठीक है। चलो तो ये 2 है यहाँ पे दिख रहा है MV स्क्वायर, देखो यहाँ पे फिर वही 1/2 है, 2 हो गया। जो यहाँ पे 1/2 है ये क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी ये काइनेटिक एनर्जी है, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी मॉलिक्यूल आइडियल गैस है सो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, होती तो है कुछ ना कुछ, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, बट कितनी होती है, वो जितनी भी होगी वो सारे मॉलिक्यूल की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, समझा कि नहीं। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। वाई पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बिकॉज हमेशा आइडियल गैस में मॉलिक्यूल मूव ही करते रहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी होता है कि मॉलिक्यूल भाई एक जगह में स्टोर्ड हो, ठीक है। बट आइडियल गैस इक्वेशन में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अब्सेंट होता है, तो मॉलिक्यूल 24 घंटे मूव करते रहते हैं, तो वो एक जगह पे रह ही नहीं पाते, तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं हो पाती है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, और इसीलिए आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी किसी ने पूछा तो आपको बताना है कि वो 0 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, किसी ने पूछा व्हाई पोटेंशियल एनर्जी 0 इन द आइडियल गैस, तो आपको बताना है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द आइडियल गैस, बिकॉज इंटरेक्शन जो होता है वो लैक होता है, 0 होता है, होता ही नहीं है, और जब इंटरेक्शन नहीं है तो मॉलिक्यूल स्टोर्ड नहीं होंगे, इसीलिए मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहेंगे, तो उसमें उसके अंदर ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले के लिए
टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी अभी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल की थोड़ी बात करेंगे, n नंबर की बात करेंगे। तो n नंबर मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी n नंबर के लिए 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे n 1/2 mv² आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे टोटल एनर्जी। पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में जो यहाँ से सॉल्व किया है अभी, इसी में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ध्यान देना अच्छे से, इस इक्वेशन को ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एनर्जी की वैल्यू। तो n 1/2 mv² का मतलब टोटल एनर्जी E होता है। हमने टोटल एनर्जी को E से डिनोट किया है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे जो mv² है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, 1/2 mv² और ये n, तो इसके जगह में मैं E लिख सकता हूँ क्या, देखो वहां पे ओनली 2/3 बचा और उसकी जगह में E आ गया, ठीक है। तो PV इक्वल टू 2/3 E अपने को मिल गया इक्वेशन। यूजिंग आइडियल गैस PV इक्वल टू NQBT होता है, और PV इक्वल टू यहाँ पे 2/3 भी इस इक्वेशन से है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गए। समझा कि नहीं अच्छे से ये भी बात, ठीक है। तो ये भी बात अच्छे से याद रखना है आपको, PV इक्वल टू 2/3। तो सबका ऐसे सॉल्व करते चलो, अपने को लास्ट कंक्लूजन देखो क्या मिलेगा। समझ रहा है ना कैसे आ रहा है, बस वही बड़ी बात है। फिर NQBT इक्वल टू 2/3 कैसे, देखो PV इक्वल टू NKBT होता है, और PV की वैल्यू क्या मिली 23/E इक्वल टू NKBT। समझा कि नहीं अभी ये कैसे आया, यहाँ से ये वाला कैसे आया, यस समझ गया होगा, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 इधर भगाओगे तो 3NKBT, और अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, देखो अपॉन में नीचे आ गया। तो एनर्जी कितनी मिली, टोटल एनर्जी कितनी मिली यहाँ पे, जो भी 3NKBT अपॉन T। KB क्या है, ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस n मॉलिक्यूल को एनर्जी के नीचे ला दो, ठीक है। तो याद रखना कभी भी अगर न्यूमरेटर से कोई चीज लेफ्ट साइड में या इक्वल के इधर उधर जाती है तो वो अपॉन में जाती है, ठीक है। तो E/n आ गया यहाँ पे, और 3KBT/2। इतना अलजेब्रा आपको आता है कैसे आया, जस्ट इसी को हमने इधर उधर किया है। तो अपने को यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल गया, बट इसका मीनिंग कुछ अलग है। इसका मीनिंग क्या है, इसे हम मीन एनर्जी बोलेंगे। मीन एनर्जी क्यों बोलेंगे, एनर्जी टोटल है सारे मॉलिक्यूल की, और सारे मॉलिक्यूल कितने हैं, जितना n होगा, बिकॉज n नंबर ही मॉलिक्यूल है ना, और E क्या है, टोटल एनर्जी है इन्हीं n नंबर मॉलिक्यूल की। समझा कि नहीं, और ये टोटल एनर्जी है। मान लो मैंने बोला पहले मॉलिक्यूल एनर्जी 1 होगी, दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 होगी, तीसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी 3 होगी, और अपॉन क्या है n ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन एनर्जी यानी एवरेज एनर्जी हमने निकाला है ना, तो E/, यहाँ पे क्या आ जाएगा E/n। E क्या है, टोटल एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बॉक्स में उनकी टोटल एनर्जी। तो क्या होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ही आएगा ना, और अपॉन में क्या है n है ना, तो E1 E2 E3 अपॉन n हो जाएगा। और टोटल एनर्जी कितनी मिली अपने को, टोटल एनर्जी मिली 3KBT/2। सो इसीलिए ये क्या है, मीन्स दैट एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मतलब अपॉन में आएगा पर मॉलिक्यूल, और एवरेज एनर्जी मतलब E। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट को क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एवरेज एनर्जी। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो एवरेज एनर्जी क्या होती है, यही था अपना रिलेशन बिटवीन, जो वहां पे हमने फोर्स की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरपर्सनल जो भी वहां पे अपना फोर्स था, ठीक है, इंटरप्रेट हम लोग जो कर रहे थे, तो ये टेम्परेचर और एनर्जी का रिलेशन था। जो एवरेज एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल, ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, बहुत मजा आएगा करने में। चलो, एक टेम्परेचर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, व्हाट इज द RMS स्पीड, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछ लिया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ हीलियम गैस, ऑफ अ हीलियम एटम। मास ऑफ हीलियम एटम देके रखा है 4 यूनिफाइड मास, 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू इतने kg होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको kg में मिल जाएगी वैल्यू। KB की वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10⁻23। तो गिवन क्या क्या मिला, टेम्परेचर मिल गया, मास मिल गया 4 इंटू 1.66 करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे 4 यूनिफाइड मास दिया है, यू मतलब यूनिफाइड मास, और 1 यूनिफाइड मास कितना होता है, इतने kg होता है, तो यहां से ये मिल गया, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv का एवरेज स्क्वायर। समझा कि नहीं, यही हमने सॉल्व किया था ना, यस माय डियर। तो ये मिल गया इज इक्वल टू 3/2 KBT, ये भी हमने सॉल्व किया था, तो ये मिल गया, ठीक है। तो मतलब V² कितना रहेगा 3KBT/m। यहां से m को इधर भगा दिया साइड में, जब m को साइड में भगाया और ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, और m को भगा दिया तो क्या मिलेगा, ओनली V² मास
3 kBt/m। सारी वैल्यू फटाफट पुट किया और पूछा ही क्या था कि यहाँ पे हम लोग का एवरेज स्पीड निकालना था ना, मतलब RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kBt/m। और यहाँ पे अपने को v स्क्वायर मीन निकालना है, तो पहले v स्क्वायर मीन निकल जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर मीन, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। देखो यहाँ पे VRMS मिल जाएगा, क्योंकि जो अपना v स्क्वायर मीन होता है इसका स्क्वायर रूट करने से अपने को क्या मिल जाता है, इसका स्क्वायर रूट करने से VRMS मिल जाता है। समझा कि नहीं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो v स्क्वायर मीन गायब होके ओनली सिर्फ v मीन ही बचता है, और ये क्या होता है, VRMS होता है। समझा कि नहीं अच्छे से, तो VRMS मतलब v रूट मीन स्क्वायर, यही होता है रूट ऑफ v एवरेज वेलोसिटी जो थी। रूट निकालोगे तो इतनी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड। तो आपको समझ गया होगा कैसे सॉल्व किया है। चलो यहाँ पे क्या आ गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थोड़ा सा समझते हैं, इसके बाद टॉपिक करेंगे एंड। चैप्टर ऑलरेडी अपना वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, कंसेप्ट आपको बहुत कुछ सीखने मिला है। बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखोगे ना, बहुत मजा आएगा। इक्विपार्टीशन क्या होता है यही समझना है। तो जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है ना यार, उसकी एनर्जी कितनी होगी किसी बॉक्स के अंदर, तो 1/2vx प्लस 1/2vy 1/vz, मतलब जितने भी डायरेक्शन में वो मूव करेगा सबकी सब टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, एट कांस्टेंट या फिर गैस टेम्परेचर में जो एवरेज मॉलिक्यूल को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, अपना जो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ऐसे दिखाते हैं। सो सबका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अच्छे से जरा, एवरेज, ये जो ऐसा साइन है ना इसको एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज एक्स डायरेक्शन में जाने वाला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल है, ये सब आ जाएगा। और अभी हमने देखा कि 3/2 kBt जो अपने को अभी मिला था वो क्या होता है, वो ट्रांजिशनल एनर्जी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हम जब सॉल्व करेंगे सारी चीजों को तो 1/2 kBt ये अपने को मिलेगी मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ एक्स की तरफ ओनली। सिर्फ एक्स या फिर वाई या फिर जेड किसी की भी तरफ जाओ तो एक की तरफ जाने से 1/2 kBt इतना ही मिलता है। इसकी तरफ जाओगे तो 1/2 kBt इतना ही मिलेगा, इसकी तरफ जाओगे 1/2 kBt इतना मिलेगा। बट इन सबको जब ऐड कर दोगे टोटल तो आपको ये एनर्जी मिलती है 3/2 kBt। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे 3/2 kBt आपको मिलेगी, तो यार कितना सिंपल है ना, देखो जरा अच्छे से, KB यहाँ पे जो दिया है और T कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, नीचे का सब कांस्टेंट 2 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा KBT 1 ऐड 3/2 kBt। तो x के लिए ओनली क्या है, x के लिए ओनली 1/2 kBt है, y के लिए ओनली क्या है, y के लिए भी ओनली 1/2 kBt है, और z के लिए भी क्या है 1/2 kBt। सबके लिए सेम होती है चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर एनर्जी 1/2 kBt एक सिंगल डायरेक्शन में जाने के लिए होती है। सारे पूरे डायरेक्शन का अगर ऐड करोगे तो मिलेगा 3/2 kBt, जो कि होती है ट्रांजिशनल टोटल एनर्जी होती है। समझा कि नहीं, ऐड करने से अपने को मिल जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। यानी कि भले अपना 3/2 kBt है, बट जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो अपनी एनर्जी रहेगी ना, एनर्जी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। यानी कि x कंपोनेंट के लिए भी 1/2 kBt जाएगा, y कंपोनेंट के लिए भी 1/2 kBt जाएगा, और z कंपोनेंट के लिए भी 1/2 kBt ही जाएगा। अब अगर आपको भरोसा ना हो कि इक्विपार्टीशन हुआ है नहीं हुआ है, पार्टीशन मतलब ब्रेक करना, इक्वी मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना एनर्जी को, तो आप इन सबको ऐड कर दो और वापिस आपको यही मिलेगा। समझा कि नहीं, ऐड करके देख लो यही मिलेगा। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी थी 3/2 kBt ये इक्वी पार्टीशन डिवाइड हुआ, यानी कि इसका इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, डिवीजन हुआ है सारी एनर्जी इसका। ठीक है, और ये क्यों है, आइडियल गैस के वजह से, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल में इलास्टिक कोलिजन होता है और अपना जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व होती है, चेंज होती ही नहीं है। तो जब डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एनर्जी सेम रहेगी सारे मॉलिक्यूल की। समझा कि नहीं अच्छे से, तो इसीलिए आपको सारी चीजें याद रखनी है। बहुत ही डीप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को हो सके तो सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना जरूर। अगर पसंद आया वो वीडियो तो जरूर लाइक जरूर करना। ठीक है, सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, सबकी हेल्प करो, तुम्हारी भी हेल्प होगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।